साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हो गया है। दिसंबर 2024 में जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक्योल, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। हालांकि उन्होंने दूसरे दिन ही मार्शल लॉ हटा दिया साउथ कोरिया से, लेकिन पब्लिक आउटरीच क्रिएट हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव एक्शंस हुए जिसकी वजह से वहां के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया। अब जो वहां के इम्पीच्ड प्रेसिडेंट हैं यून सुक्योल, उनको फिलहाल में अरेस्ट कर लिया गया है। सो ओवरऑल डेमोक्रेटिक कंडीशन साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गई है। लेकिन फिलहाल में जो साउथ कोरिया में ये डेमोक्रेटिक डिसबैलेंस या फिर डेमोक्रेटिक टर्मोइल चल रहा है, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। शुरुआत होती है साउथ कोरिया में जब कॉलोनियलिज्म था और साउथ कोरिया डिवाइड होकर साउथ कोरिया बना, तब से 1910 से 1945 तक जो साउथ कोरिया है उसमें कॉलोनियल रूल रहा जापान का। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद में पूरा का पूरा पेनिनसुला डिवाइड हुआ 38th पैरेलल पर, और उसके बाद बना साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। इसके बाद साउथ कोरिया में रिजाइम स्टार्ट हुआ ऑटोक्रेसी का। 1948 से 1960 तक री सिंगमिन की ऑटोक्रेसी चली पूरे साउथ कोरिया में। री सिंगमिन साउथ कोरिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट था और उसे पूरा सपोर्ट मिलता था यूएस का। अब यूएस के सपोर्ट में जो री सिंगमिन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा ऑथोरिटेरियनिज्म का और रिप्रेशन का रहा। इसके बाद में साउथ कोरिया में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट होने के बाद में साउथ कोरिया जो है वो ऑटोक्रेसी से आजाद हुआ। ऑटोक्रेसी से आजाद होने के बाद 1987 में साउथ कोरिया में सबसे पहली बार इलेक्शन स्टार्ट हुए। इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पर री टाओ वू वहां के प्रेसिडेंट बने साउथ कोरिया के, और साउथ कोरिया में 1988 से लिबरल डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। लेकिन फिलहाल में जो मार्शल लॉ साउथ कोरिया में लगा है ये फर्स्ट टाइम नहीं है। साउथ कोरिया 16 टाइम्स मार्शल लॉ यानी मिलिट्री रूल से गुजर चुका है। तो साउथ कोरिया की एक पूरी हिस्ट्री है पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक टर्मोइल की। अब फिलहाल में जो मार्शल लॉ लगा है साउथ कोरिया में उसे समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मार्शल लॉ साउथ कोरिया में नहीं, वर्ल्ड की कई सारी डेमोक्रेसीज में लगाया जाता है, लगाया जा सकता है, इवन इंडिया में भी। तो मार्शल लॉ एक तरह का मिलिट्री रूल होता है जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कंट्री का मिलिट्री अथॉरिटीज के हाथ में चला जाता है। ये उस मिलिट्री लॉ से अलग है जो आर्म फोर्सेस पर अप्लाई होता है। जनरली में मार्शल लॉ लगाने का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है और ऑर्डिनरी लॉज है वो सस्पेंड हो जाएंगे और पूरा का पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री ट्रिब्यूनल के हाथ में चला जाएगा, जहां पर ऑर्डिनरी लॉज को हटाकर मिलिट्री अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी और उसके हिसाब से पूरी स्टेट की सिक्योरिटी को, स्टेट के पब्लिक ऑर्डर को कंट्रोल करेगी। अब जो मार्शल लॉ है उसका इम्पोजिशन इन कंडीशंस पर होता है कि अगर सिविल अनरेस्ट है, किसी तरह का इंसरेक्शन है, इन्वेजन का थ्रेट है या किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर है, ऐसी कंडीशंस में मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया जाता है। और जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है तो जो मिलिट्री का स्कोप ऑफ पावर है वो कुछ इस तरह से होता है कि कर्फ्यूज इम्पोज किए जा सकते हैं, बहुत सारे राइट्स को स्नैच किया जा सकता है मिलिट्री के द्वारा, बहुत सारी फ्रीडम्स को कर्ब किया जा सकता है। इसके अलावा जो लॉ एनफोर्समेंट है और पब्लिक ऑर्डर है उसमें भी सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट मिलिट्री का हो जाता है मार्शल लॉ के दौरान। अब जो साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगता है वो भारत के मार्शल लॉ से कितना अलग है और कैसा है उसे समझना होगा। मार्शल लॉ जो साउथ कोरिया में लगता है वो साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 में मेंशन है, जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट मार्शल लॉ इम्पोज कर सकते हैं ऑन द कंडीशंस ऑफ वॉर, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इंसरेक्शन एंड नेशनल इमरजेंसी, जब मिलिट्री फोर्सेस की बहुत ज्यादा जरूरत हो पूरे पब्लिक ऑर्डर को और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगने का मतलब होगा मिलिट्री का मोबिलाइजेशन होना उन सारे एरियाज में जहां पर भी सिक्योरिटी की जरूरत है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत है। साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री अथॉरिटीज को ये पावर देता है कि मार्शल लॉ के दौरान जो गवर्नमेंट है वो और लॉ एनफोर्समेंट या तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे या उनका नेचर ऑल्टर कर दिया जाएगा। अब साउथ कोरिया में जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि स्कोप ऑफ पावर मिलिट्री का कुछ इस तरह से होगा कि कई सारी फ्रीडम्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू असेंबल, ये सभी कर्ब कर दिए जाएंगे मिलिट्री के द्वारा।
इसके अलावा कई सारे वारंट्स भी मिलिट्री इशू कर सकती है, तो ओवरऑल मिलिट्री अथॉरिटीज का कंट्रोल हो जाता है पूरे के पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर। स्टेट की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की पावर आ जाती है। अब भारत में जो मार्शल लॉ लगता है उसे आर्टिकल 34 में मेंशन किया गया है, जो ये कहता है कि जिस दौरान मार्शल लॉ लगाया जाएगा उस दौरान फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ का एक्सप्रेशन क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ क्लियरली डिफाइंड नहीं है और इंडिया का जो मार्शल लॉ है उसे बोरो किया गया है इंग्लिश कॉमन लॉ से। अब जो मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है वो इस तरह से किया जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया है कि मार्शल लॉ कब इम्पोज होना चाहिए, लेकिन कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जैसे कि वॉर, इंसरेक्शन, किसी तरह की कोई इंसर्जेंसी हो, कोई रियॉट लाइक कंडीशन हो, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, ऐसी सिचुएशंस पे मार्शल लॉ को इम्पोज किया जा सकता है। और इंडियन मार्शल लॉ में मिलिट्री अथॉरिटीज का जो पावर ऑफ स्कोप है वो कुछ इस तरह से होता है कि मिलिट्री के पास एबनॉर्मल पावर्स आ जाती हैं सारी नेसेसरी स्टेप्स को लेने के लिए। लेकिन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे प्रोविजन डाल दिया है जिसके बेसिस पर जो हबीज कॉर्पस की रिट है वो सस्पेंड नहीं की जा सकती, इवन अगर मार्शल लॉ इम्पोज्ड है तब भी, ताकि मार्शल लॉ के दौरान मिलिट्री की अथॉरिटीज भी अपने आप में और अपनी पावर्स में कंट्रोल एंश्योर कर सके। तो इस तरह से जो मार्शल लॉ है वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। एबनॉर्मल कंडीशंस में मार्शल लॉ को किसी भी कंट्री में इम्पोज किया जाता है और फिलहाल में साउथ कोरिया बहुत ज्यादा हाई पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है।